मौत, मृत्यु बड़ा डरावना नाम है ना। सिहर उठते हैं हम एकाएक उस नाम से। बड़ा भयानक, बड़ा डर। हमारे आसपास यदि कहीं कोई मौत हो जाती है, घर परिवार में कोई मृत्यु हो जाती है, तो हम सप्ताह, महीनों, कभी कभी तो सालों हम उसके दुख से उबर नहीं पाते, शोक में डूब जाते हैं। लगता है जीवन आंसुओं में बह गया है, जैसे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, मरुस्थल सा रह गया है हमारा जीवन। लेकिन यही मौत अस्पताल में डॉक्टर, नर्स और वहाँ के कर्मचारियों के लिए एक आम सी चीज़ बनकर रह जाती है। उनके मन में, उनके लिए वो जो मौत है, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वो हमारा कोई माँ बाप, चाचा ताऊ, बहन, दोस्त कोई है। लेकिन एकदम श्वास निकलते ही वही व्यक्ति उनके लिए बॉडी बन जाता है। कैसा यांत्रिक जीवन जी रहे हैं, कैसा संवेदनहीनता और हृदयहीनता का उनका जीवन होता है। स्टिल लाइफ जो रिपोर्टाज है, फर्नीसर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया, इस रिपोर्टाज में अस्पताल के जीवन की इन्हीं विकृतियों को हमारे सामने फर्नीसर नाथ रेणु ने रखा है बेड नंबर 4 के माध्यम से। उन्होंने हमारा ध्यान इस ओर भी आकर्षित किया है कि अस्पताल में जब कोई मरीज भर्ती होता है और यदि उसके पीछे कोई जैक या चैक या कोई प्रभावशाली व्यक्ति का वो रिश्तेदार है या कोई मतलब जागरूक पेशेंट है, तो नर्स और डॉक्टर कैसे आगे पीछे घूमते हैं। उनकी बहुत अच्छी तीमारदारी होती है। लेकिन इसके विपरीत यदि कोई गरीब, पिछड़ा या जिसका कोई प्रभाव नहीं हो, कोई रसूखदार व्यक्ति नहीं है, उसके मरीज की कोई देखभाल ही नहीं होती। ऐसे अनुभव आपको भी हुए होंगे, मैंने भी देखे हैं। और फर्नीसर नाथ रेणु को भी ऐसा एक अनुभव हुआ है बेड नंबर 4 के माध्यम से। मुझे याद आ रही है एक मूवी, अंकित चोपड़ा मर्डर केस। कभी मौका मिले तो आप भी देखिएगा कि किस तरीके से जो डॉक्टर और नर्स और अस्पताल के जो कर्मचारी हैं, वो अपनी संवेदनाओं को खोकर, अपनी भावुकताओं को खोकर किस तरीके से एक यांत्रिक जीवन जी रहे हैं। और उनके लिए जो मौत है वो संवेदना का विषय नहीं, बल्कि उपहास का विषय बन गया है। वो उसमें से भी हंसी मजाक निकाल लेते हैं किस तरीके से। रेणु जी को एक बार 14 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा, एक वार्ड में। तो दीर्घ काल तक जब वो इस हॉस्पिटल में रहे, तो वहाँ करीब से उन्होंने अस्पताल के जीवन को देखा और उन्होंने महसूस किया कि अस्पताल में व्यक्ति का जीवन किस तरीके से जड़ हो जाता है, कैसे नीरस हो जाता है, कैसे गतिहीन और संवेदनहीन हो जाता है, कैसे वाकई वहाँ के कर्मचारी, नर्स और डॉक्टर्स की हृदयहीनता का परिचय चप्पे चप्पे पर मिलता है। उसी जीवन को जो कि वहाँ स्टिल हो जाता है, स्टिल लाइफ बिल्कुल स्टिल हो जाती है, ठहर कर रह जाती है। ऐसे मृत्यु जीवन दोनों मिलकर एक हो गए हैं। इस सारी विसंगतियों पर रेणु जी ने अपने इस रिपोर्टाज पर ध्यान आकर्षित किया है और कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की है कि जड़ होते हुए जीवन से, इस संवेदनहीन जीवन से, इस हृदयहीनता से लाइफ रिपोर्टाज का वाचन, उसकी व्याख्या, विश्लेषण, शीर्षक की सार्थकता आदि प्रश्नों पर विचार करूंगी। लेकिन इसके पहले 2 बातों को जान लेना बहुत ही जरूरी है। पहली चीज है कि रिपोर्टाज किसे कहते हैं। बार बार मैं नाम ले रही हूँ, रिपोर्टाज है, स्टिल लाइफ एक रिपोर्टाज है, तो आपके मन में एक जिज्ञासा उठ रही होगी कि रिपोर्टाज किसे कहते हैं। बेटा, रिपोर्टाज एक आधुनिक हिंदी गद्य की एक विधा है जिसका प्रयोग अधिकांशतः पत्रकारिता में किया जाता है। रिपोर्टाज वस्तुतः फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसे हमने हिंदी में ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है। अंग्रेजी में इसे रिपोर्ट कहते हैं। तो रिपोर्ट के आधार पर जो साहित्यिक रचना लिखी जाए उसे हम क्या कहेंगे? रिपोर्टाज कहेंगे। अर्थात कोई भी ऐसी घटना, उसका आंखों देखा हाल, उसका यथातथ्य अंकन,
उसकी व्यापक सत्यता को यदि किसी कलात्मक या साहित्यिक रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए तो उसे हम रिपोर्टाज कहते हैं। मुझे आशा है कि आपको रिपोर्टाज का अर्थ और उसकी परिभाषा अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। अब हम देख लेते हैं रेणु जी का परिचय, जो इसके लेखक है। रेणु जी का पूरा नाम जैसे हम सब जानते हैं फणीश्वर नाथ रेणु है। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी के प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार और विचारक हैं। रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले में फारबिसगंज के पास एक औरहई हिंगना नामक गांव है, वहां हुआ था। उस समय यह गांव पूर्णिया जिले में पड़ा करता था, लेकिन अब यह अररिया जिले में पड़ता है। रेणु जी ने इंटरमीडिएट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किया। 1942 में उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद वो स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। हम सब जानते हैं कि 1942 में भारत में भारत छोड़ो आंदोलन बहुत ही जोर शोर से चल रहा था। रेणु जी ने इस भारत छोड़ो आंदोलन में बड़ी सक्रिय भागीदारी निभाई। राजनीति में वे प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे। 1953 में वे साहित्य सृजन के क्षेत्र में पूरी तरीके से उतर आए। उन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध, विविध साहित्यिक विधाओं पर अपनी मौलिक रचनाएं प्रस्तुत की। उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, थोड़ा सा उन पर नज़र डाल लेते हैं। उन्होंने उपन्यास लिखे, मेला आंचल बहुत ही प्रसिद्ध उनका उपन्यास रहा है मेला आंचल, और मेला आंचल से ही उनकी जो प्रसिद्धि थी, उनकी प्रतिष्ठा थी, वो हिंदी साहित्य में एक चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। उसके बाद पड़ती परी कथा, दीर्घतपा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति, ये उनके उपन्यास हैं। उन्होंने कहानियां भी लिखी, ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप, ये उनके कहानी संग्रह हैं। संस्मरण उन्होंने ऋण जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पर्व, ये उनके संस्मरण है। रिपोर्टाज में नेपाली क्रांति की कथा और स्टिल लाइफ जो हम पढ़ने जा रहे हैं। उनकी बड़ी प्रसिद्ध कहानी है एक मारे गए गुलफाम। यदि आप पुरानी मूवी देखने के शौकीन हैं तो आपने एक मूवी जरूर देखी होगी, तीसरी कसम, जो राज कपूर और वहीदा रहमान पे फिल्माई गई है। ये उनकी जो कहानी है मारे गए गुलफाम, उसी पर ही ये उनकी मूवी बनाई गई है। तो इस तरीके से फणीश्वर नाथ रेणु हमारे हिंदी उपन्यास और कथाकार या हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्हीं का रिपोर्टाज स्टिल लाइफ हम पढ़ने जा रहे हैं। अस्पताल में दाखिल होते ही आपका नाम बदल जाता है। आप अपना नाम खोकर किसी नंबर के नाम से मशहूर हो जाते हैं। बेड नंबर 5 को सीपी डाइट चलेगा, नंबर 3 को एनिमा देना है, नंबर 12 का ब्लड लेना है, नंबर 6 को बैकरेस्ट लगा दो भाई। माँ बाप का दिया हुआ राशि चक्र का और भृगु संहिता द्वारा प्रमाणित आपका नाम अथवा आपका प्यारा साहित्यिक नाम यहाँ नहीं चलेगा। मैं बेड नंबर 1 था, यानी कि रेणु जी अपनी बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं बेड नंबर 1 था। लगातार 14 महीने तक अस्पताल में पड़े रहने के कारण मेरा यह नाम परमानेंट सा हो गया था। आज भी कभी किसी काम से अस्पताल जाता हूँ तो वार्ड कुली हंसकर सलाम करके कहता है, बहुत दिनों के बाद हुआ, इधर आना 1 नंबर बाबू। और जब जब अस्पताल जाता हूँ मुझे बेड नंबर 4 की याद आ जाती है। दीवार पर अंकित अक्षर को ध्यान से देखता हूँ, बेड नंबर 4। 14 महीने में बहुत से रोगी आए, अपना नाम खोकर किसी बेड नंबर से पुकारे गए, आराम होकर घर चले गए अथवा ... बेड नंबर 4 पर भी बहुत से रोगी आए, आकर चले गए, लेकिन उस बार 4 नंबर बेड पर एक ऐसा रोगी आया जो याद छोड़ गया, जिसे अभी तक नहीं भुला सका हूँ। आउटडोर से स्ट्रेचर पर लेट कर आया, कुलियों ने बेड पर लिटाया, वार्ड नर्स ने बुखार जांच कर 98.5 पर एक गोल बिंदी लगा दी। 98.5 स्वस्थ शरीर का तापमान। वार्ड में दाखिल होते ही नए रोगियों की चीख पुकार तेज हो जाती है, रोना धोना बढ़ जाता है। नए वातावरण की प्रतिक्रिया बहुत तेजी से होती है, बुखार तेज हो जाता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं, आंखों की रोशनी कुछ ऐसी हो जाती है कि हर आदमी की सूरत भयावनी मालूम पड़ती है। ये अवस्था प्राय 24 घंटे तक रहती है। अस्पताल की भयावनी रातों में कभी पूर्णिमा का चांद नहीं आता। 12 महीने 30 रात अमावस्या की अंधियारी ही छाई रहती है। दिन के उजाले में जब वार्ड का कोई नंबर मरता है, उसके रोने वाले सगे संबंधियों को वार्ड के डॉक्टर से लेकर कुली तक
डांट कर चुप कर देते हैं। बाहर जाकर रोना पीटना करो, हल्ला नहीं, ए बूढ़ी छाती को पीटती है जोर जोर से। किंतु रात में सारे अस्पताल में मरने वालों की संख्या का अनुमान बेड पर पड़े ही लगाया जा सकता है। यह आवाज़ बेबी वार्ड की ओर से आ रही है। किसी का फूल जैसा सुकुमार बच्चा चल बसा। माँ छाती पीट पीट कर रो रही है। तोता रे तोता, लाल लाल होठ तेरे काले क्यों पड़ गए रे बेटा, ओ बेटा, अरे कोई मेरे तोते को पकड़ कर ला दे रे देवा, ओ देवा। दाहिनी ओर टीबी वार्ड में रोना पीटना चल रहा है। खून की कै करता हुआ कोई जर्जर शरीर ठंडा हो गया। अच्छा हुआ, आखिर आदमी खून की कै करता हुआ कब तक जिंदा रहने की कोशिश करेगा। और यह पतली तीखी आवाज़ विमेंस हॉस्पिटल से आ रही है। लेबर रूम में ही प्रसव पीड़ा से छटपटाती हुई होने वाली माँ शायद मर गई है। ऐसी मनहूस रातें जिसने करवट लेकर काट दी, बस समझिए उसका दिल मजबूत हो गया। सुबह को उसकी हालत नॉर्मल हो जाएगी और तभी रोग का निदान भी सही हो सकता है, इलाज भी कारगर साबित हो सकता है। लेकिन बेड नंबर 4 को लाकर आउटडोर के कुलियों ने जिस तरह लिटा दिया, लेटा रहा, न रोया न चिल्लाया, कराहने की आवाज़ भी नहीं सुनाई पड़ी। उसके आने से वार्ड में कोई हड़कंप भी नहीं मचा। कभी कभी किसी रोगी के आते ही वार्ड में बड़ी सरगर्मी शुरू हो जाती है। सगे संबंधी बार बार ड्यूटी रूम से नर्स और डॉक्टर को बुला लाते हैं। नर्स की चाल तेज हो जाती है, खुट खुट खुट। डॉक्टर की आवाज़ गंभीर हो जाती है, सिस्टर आइसकैप कोरोमिन। रोगी के संबंधी डॉक्टर से हर 5 मिनट के बाद जाकर पूछते हैं, डॉक्टर साहब एक बार बड़े डॉक्टर को कॉल कर दीजिए ना। रोगी के दूसरे आदमी वार्ड के मेहतरों और कुलियों को धमकी देते हैं, पेशाबदानी साफ करके जल्दी ले आओ, या मत समझो कि ऐसे वैसे आदमी का रोगी है। ननके सर बाबू को नहीं जानते, मिनिस्टर साहब के साले का अपना भतीजा है, तो समझ लो। वार्ड कुली बड़बड़ाता है, हाँ भाई राजी तुम लोगों का है। कभी कभी उत्पात मचाने वाले रोगी भी आते हैं। आते ही सबसे पहले पलंग की टूटी हुई स्प्रिंग की शिकायत करते हैं, तुरंत स्पंजिंग मांगते हैं। गर्म पानी का थैला उठाकर फेंक दें, एकदम ठंडा है सिस्टर, ये गर्म पानी का थैला है, जरा छू कर देखिए, एकदम बर्फ की तरह ठंडा है। नर्स हॉट वाटर बैग को छू कर देखती है, और कितना गर्म चाहते हैं आप। इसके बाद रोगी और उसके साथ आए हुए दोस्त न जाने क्यों हंस पड़ते हैं एक साथ। और नर्स ड्यूटी रूम में जाकर दूसरे नर्सों से कहती है, अरे प्रमीला 16 नंबर पर एक पार्टी पेशेंट आया है, बड़ा कानून बगाड़ रहा है, होशियार रहना। दूसरी नर्स जवाब देती है, ये पार्टी वाले रोगी बड़े उत्पाती होते हैं, लेकिन किताबें बड़ी अच्छी अच्छी लाते हैं, साथ में फिल्म फेयर। बेड नंबर 4 ने ऐसा कोई उत्पात नहीं किया। उसने डॉक्टरों को परेशान नहीं किया, नर्सों को सरपट नहीं दौड़ाया, और ना वार्ड के कुलियों को कॉल बुक करके बड़े डॉक्टर के पास भिजवाया। 98.5 डिग्री बुखार अपने टेम्परेचर चार्ट पर लेटा रहा, लाल रेखा से नीचे एक काली बिंदी। मैं अपना टेम्परेचर चार्ट खोलकर कभी कभी देखता था। मिस दास हाथ से नापती थी, मानो कपड़ा नाप रही हूँ। बाप रे, 9.5 हाथ, जन्म पत्री है यह तो। बेड नंबर 11 का टेम्परेचर चार्ट देखकर कोई भी कह सकता है हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों का रेखांकन है। बेड नंबर 2 के टेम्परेचर चार्ट और किसी विदेशी संगीत की सिम्फनी में क्या अंतर है। किसी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर इस कंपोजिशन को सामने रखकर फर्स्ट वायलिन रूप से कहेगा, मोस्ट टेंडर नोट। लाल रेखा पर 3 काली बिंदियाँ, फिर रेखा से नीचे एक बिंदी, फिर एक बिंदी, फिर लाल रेखा से ऊपर 2 बिंदियाँ। बेड नंबर 4 के टेम्परेचर चार्ट पर सिर्फ एक काली बिंदी पड़ी हुई है। लाल रेखा नीचे एक पड़ी हुई बिंदी को देखकर जरा भी चंचल नहीं होती, नॉट सीरियस। 4 घंटे के बाद डायरेक्शन बुक हाथ में लेकर वार्ड नर्स कोई टैबलेट बांटने आई। टैबलेट बंटने के समय नर्स को पग ध्वनि छंद और ताल से बंधी हुई सुनाई पड़ती है, खट खट खट। बेड नंबर 2, मुंह खोलो, आ करो, निकल जाओ, ठीक है, खट खट खट। बेड नंबर 3, बारी बारी से एक एक रोगी अपना मुंह खुलवाती है। मुंह खोलो, रोगी चित लेटा हुआ चिड़िया की तरह मुंह खोल देता है। मिस साहिबा मुंह में टैबलेट देकर छोटे गिलास से एक घुट पानी डाल देती हैं, निकल जाओ, फिर ठीक है के बाद खट खट खट, छंद भंग हुआ। बेड नंबर 4, अजियो उठो, मुंह खोलो। बेड नंबर 4, बेड नंबर 4 ना हिला न डुला, चुपचाप लेटा रहा। मिस साहिबा विरक्त हुई, ललाट पर रेखाएं खिंचाती हैं जब इस नर्स की बड़ी भली दिखाई पड़ती है। अरे ओ सोने वाले। मिस साहिबा ने टेम्परेचर पर नज़र डाली, नॉर्मल तो है बुखार। फिर उसने बेड नंबर 4 के मुंह पर से कपड़ा हटा दिया। घोड़ा बेचकर सोया है। मिस साहिबा ने पलंग पा में अपनी जूती की ठोकर मार दी। बेड नंबर 4,
और अंत में उसने कलाई पकड़ी। छूते ही न जाने क्यों नर्स के ललाट पर खींची हुई रेखाएं बिला गईं। उसने नाक के पास हाथ रखकर परीक्षा की छाती पर तलहती हाथ डालकर देखा। अरे एक्सपायर्ड। कट 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 कट। मिस साहिबा ड्यूटी रूम की ओर तेजी से दौड़ी। अरे बाबूलाल, ओडी ऑफिस आते हैं, जरा एक स्लिप लेते आओ। बेड नंबर 4 एक्सपायर्ड कर गया। अभी नहीं, सर्टिफाई करेंगे तो फिर 4 घंटे लग जाएंगे। ऑफिसर ऑन ड्यूटी ओडी आए। स्टेथोस्कोप की थुतनी को छाती से लगाया, फिर कान से निकाल के ईयरपीस को निकालते हुए नर्स की किताब पर कुछ लिख दिया। बेड नंबर 4 एक्सपायर्ड। मर गया 4 नंबर। वह सिर्फ मर गया, किसी का सुहाग नहीं लुटा, किसी की आंख का तारा नहीं टूटा। उसके मरने के बाद किसी प्रकार के सामूहिक रुदन का कोई आयोजन नहीं हुआ। वह सिर्फ मर गया। सिर्फ मरने में अंतर है। अस्पताल के नियमानुसार उसका हेड टिकट और टेम्परेचर चार्ट बना दिया गया। उसने अपनी ओर से कोई प्रार्थना नहीं की थी, न दवा के लिए रोया बिरियाया, न ही फल के लिए कुलीवाड़ से झगड़ा किया, न दूध का गिलास बढ़ाते हुए बोला जरा लगा के देना बाबूलाल भाई, और न मैम साहब से पलंग की खटमलों की शिकायत की। ठंड होते हुए हॉट वाटर बैग की तरह धीरे धीरे वह ठंडा हो गया। अस्पताल में दाखिल हुआ। इन 2 रोगियों के रजिस्टर के एक कोष्ठ को भरने के लिए 1 बूंद रोशनाई खर्च हुई। वार्ड में आया, टेम्परेचर चार्ट पर रोशनाई की दूसरी बूंद खर्च हुई। वह मर गया। मरे हुए रोगियों के रजिस्टर की खानापूर्ति में तीसरी बूंद। बर्फ घर के कुलियों का जत्था आया। मैम साहब लीजिए, साइन कर दीजिए कागज़ पर जल्दी से, बड़े साहब बैठे हैं, इम्तहान चल रहा है। दूसरे ने कहा बहुत मार्के से जाता डेड बॉडी मिल गया। क्यों नंदू? स्ट्रेचर को उठाते हुए नंदू नाम के कुली ने रसिकता की। चल भैया, कदम कदम बढ़ा के हटो भाई, जरा निकलने दो, सेकंड पार्ट के बाबू लोगों का क्वेश्चन जा रहा है भाई। एक मेडिकल स्टूडेंट हड़बड़ाता हुआ आया और वार्ड नर्स से पूछने लगा, मिस दास प्लीज़ बेड नंबर 4 का बेड हेड टिकट जरा दिखा दीजिए, क्या केस था, कह सकते हैं? नर्स मिस दास अपनी मुस्कुराहट को रोककर बेड हेड टिकट और टेम्परेचर चार्ट निकालने लगती हैं। 3-4 और परीक्षार्थी आए। कम से कम केस की हिस्ट्री मिल जाती तो समझो पोस्टमार्टम में। मेडिकल स्टूडेंटों ने बेड हेड टिकट को इधर उधर उल्टा कर देखा। रोगी के नाम की जगह लिखा था एक रोगी अचेतन्य अवस्था में, पता लावारिस। टेम्परेचर चार्ट पर लाल रेखा के नीचे एक काली बिंदी पड़ी हुई थी। सभी ने एक साथ हंसकर कहा, धत तेरे की जय हो। खट खट खट। मिस साहिबा मुस्कुराकर मिक्सचर बांटने लगी और मैंने करवट लेकर दीवार पर अंकित अपने नंबर को देखा। बेड हेड टिकट मेरा काफ़ी मोटा हो गया है। 50 किस्म की रिपोर्ट। तकिए पर अनजाने ही 2 बूंद आँख का पानी गिर गया। बेवजह, बेकार, जिसका कोई अर्थ नहीं। तो ये थी स्टिल लाइफ। सुनिए आपने और देखा हृदयहीनता और संवेदनहीनता का यथार्थवादी रंगानाच अस्पतालों में कैसा होता है। कैसे हमारा जीता जी आदमी उनके लिए मात्र बेड नंबर बनकर रह जाता है, और जब वो व्यक्ति दुनिया से छोड़ के चला जाता है तो उनके लिए वो केवल एक बॉडी रह जाती है, जिसके साथ यदि वो लावारिस है, जिसके साथ वो मन चाहा व्यवहार कर सकते हैं। उसको मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा का विषय बनाया जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे मृत्यु और जीवन का दर ही खत्म हो गया है, जैसे मृत्यु और जीवन दोनों मिलकर एक हो गए हैं। स्टिल लाइफ रिपोर्टाज में लाइफ स्टिल होकर रह गई है, अर्थात ठहर गई है। उसमें कोई गति नहीं है, उसमें कोई प्रवाह नहीं है, ना उसमें विचारों का कोई आरोह है, ना भावों का कोई अवरोह है। जो जीवन है वो बिल्कुल नीरस, संवेदनहीन बनकर रह गया है। इस प्रकार जो स्टिल लाइफ रिपोर्टाज है, वो इसका जो शीर्षक है वो अपनी मूल संवेदना को समन्वित करने वाला है, मूल संवेदना से को प्रकट करने वाला है। साथ ही इसका शीर्षक बहुत ही संक्षिप्त है, पाठक के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला है, लाक्षणिक है, व्यंजक है। तो इस प्रकार स्टिल लाइफ रिपोर्टाज शीर्षक की दृष्टि से भी बहुत ही सफल रिपोर्टाज है। इसकी जो शीर्षक का औचित्य और उपयुक्तता है वो पूरी तरीके से सार्थक है। मैंने आपको स्टिल लाइफ से संबंधित
परीक्षा के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सब पर विचार किया, आपको स्टिल लाइफ को समझाया। आपको आशा है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है या समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश